आपका क्या कहना है अम्बेडकर वाले विवाद पर? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपके नाना तो बार बार उनका अपमान किया, 4 गज जमीन उनके संस्कार के लिए नहीं दी धारा 370 हटाई, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं जीत पाए। कि नरेंद्र मोदी जी का 370 और 35 से तोड़ने का निर्णय बिल्कुल ठीक था। सर, आपको सीधा सीधा ये लगता है कि मुसलमान और एससी समाज का खाली वोट बैंक के रूप में उपयोग करती है कांग्रेस पार्टी? एससी समाज आज कांग्रेस से घृणा करता है। पीएम मोदी अभी कुवैत गए थे, बहुत मान सम्मान मिला हो। जब पूरा देश अभिनंदन कर रहा था तो कांग्रेस के नेता चुस्कियां ले रहे थे। केजरीवाल जी ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। जनता ने मन बनाया है केजरीवाल बाय बाय, झूठी के बादशाह, झूठ बोलने के सरताज हैं केजरीवाल साहब। तरुण चुग साहब, आप जेल भी गए विद्यार्थी परिषद में। भाई साहब, कोई हमें सीरियस लेता ही नहीं था पार्टी को। तरुण चुग जी को खाना क्या पसंद है? दाल चावल। दाल चावल फेवरेट। सर, आप पंजाब में भी वहाँ लगातार नशा, युवा नशे में डूब रहा है। मुख्यमंत्री साहब विदेशी टूर पर है, माफिया के हाथ में टोटल सरकार चल रही वो घूमने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं उधर। है। एक आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा था कि मेरी सीट बदल दीजिए, क्योंकि भगवंत मान साहब के मुंह से शराब की बदबू आती है। ले लेते हैं वो उन्होंने कहा था, मेरा कोई तजुर्बा नहीं। सर, राहुल गांधी तो टी शर्ट के ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं, संसद में टी शर्ट पहन के जाते हैं। राहुल गांधी इटली का चश्मा लगाते हैं, अभी तक उन्हें इटली के चश्मे से वो भारत को देखते हैं। तो जी, मैंने संघ में एक अनुशासन देखा है, पदवेश भी क्रमबद्ध खोलते हैं। तो आपको वहाँ के अनुशासन से कुछ सीखने को मिला? संघ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। केजरीवाल की जो विधानसभा है वहाँ पर जाके बीजेपी के नेता पैसे बांट रहे हैं। एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। दिल्ली की जनता 11 साल का हिसाब मांग रही है। केजरीवाल साहब बताइए, दिल्ली गैस चैम्बर कैसे बनी? मोदी जी लक्ष्य लेके चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उस व्यक्ति को मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंच जाते हैं अगले दिन। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठनदानी। आज खास पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं तरुण चुग जी। खास बातचीत करते हैं। तरुण चुग जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव जिसे कहा जाता है वो हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो युवा काल से युवा मोर्चा से लगातार सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब सहित पूरे देश में काम कर रहे हैं। तरुण चुग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। एक युवा जो साइकिल से निकलता है और साइकिल से निकलकर आज दिल्ली में, लुटियंस में भी और लगातार देश में अलग अलग जगह आप प्रभारी रहे, और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा। हालांकि संगठन के व्यक्ति हैं तो संगठन का साथ रहा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस भी इसी से गिनी जाती है कि आप वहां प्रभारी रहे और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मोदी जी ने धारा 370 हटाई और 35A के बाद में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हुआ। उसके बाद लगातार तरुण चुग जी सक्रिय हैं। तरुण चुग जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तरुण चुग जी, हल्के फुल्के सवालों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप पंजाब से आते हैं सर, और पंजाबी लोग खाने में बड़े मस्त होते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है खाने में सर? जैसा कि अमृतसरी कुलचा वर्ल्ड फेम है, उसका स्वाद, उसका ध्यान करते ही मुंह में आ जाता है। कहाँ का कुलचा खाते हैं? अमृतसर में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। कुलचा लैंड है, लवली कुलचा लैंड है। आप जहां भी जाएंगे आपको अमृतसर का कुलचा, अमृतसर की किसी भी दुकान पर जाके खाइए, आनंद आ जाएगा। तरुण चुग जी, कभी मोदी जी के पास गए हो, अमित शाह जी के पास गए हो, कोई किस्सा ऐसा हो कि मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा हो कि तरुण चुग जी, वो जो आपने कुलचा खिलाया था या वो पताशी खिलाई थी तो बड़ी दिलचस्प थी, अच्छी थी? ऐसा कि ये मेरे लिए वो पूजनीय है, मैं उस पर कुछ भी आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन मतलब मोदी जी को भी अलग अलग फूड बड़ा पसंद है। मैं देखता हूँ कि मोदी जी बड़े अनुशासित हैं, खाएंगे भी तो बहुत लिमिट से खाएंगे और बहुत अनुशासित जीवन है। मैं लगभग 30 सालों से उनको देखता आ रहा हूं
अपने जीवन पर, अपने आचरण पर, अपने भोजन पर, अपने श्वासों पर भी उनका पूरा शासन है, उनके मन पे उनका शासन है। बहुत दूरगामी नेता है। सदियों बाद ऐसा नेता पैदा होता है और मुझे गर्व है कि मेरे पास मेरे देश को मार्गदर्शन देने वाला, आज दुनिया का सबसे मेहनत की प्रकाष्ठा करने वाला, बड़े विजन से भारत को आगे ले जाने वाला, भारत का डंका विश्व मंच पर बजाने वाला, भारत की चमक व धमक आज पूरे विश्व में गूंज रही है, उसके पीछे कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है। तरुण जी, मैं जितना ऑब्जर्व कर पाया मोदी जी को, आप नजदीक रहे हैं, मैं तो वैसे ही देख पाया, मैं जितना देख पाया कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ की उनका मतलब उनका अध्ययन इतना जबरदस्त है। मान लो जैसे डोसा आते हैं, यहाँ जयपुर आते हैं तो वो गोविंद देव जी को याद करेंगे, वहाँ की जयपुरी भाषा में बोलेंगे। वो जिस भी शहर में जाते हैं, पंजाब जाएंगे तो पंजाबी में उद्बोधन शुरुआत उनके भाषण की होती है। तो मतलब मोदी जी का जो ये अध्ययन है, रिसर्च है, कभी आपने नजदीक से देखा होगा कि पंजाब आए होंगे या अमृतसर आए होंगे, आपसे पूछा होगा यहाँ क्या फेमस है, खाने का क्या फेमस है, कभी ऐसा हुआ है सर? 5 दशक का उनका तपस्वी जीवन है। लोग तो गिनते हैं कि गुजरात का मुख्यमंत्री, लेकिन गुजरात का मुख्यमंत्री से जो कार्यकाल शुरू होता है वो एक पड़ाव है। 1970 से जब उन्होंने अपना घर बार छोड़कर राष्ट्र प्रथम की सोच को आगे रखते हुए काम शुरू किया था, और उससे पहले भी अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने कैसे एक गरीब के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, एक नौजवान के रूप में कैसे फौजियों को चाय पहुंचाकर स्टेशन पर, क्योंकि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी के साथ हाथ बटाते हुए चाय भी बेची है। इसलिए देश की जानकारी उनके 5 दशकों से ज्यादा की तपस्या का परिणाम है। सर, आपका मिलना कब हुआ? क्योंकि मुझे ध्यान है कि वो हिमाचल के भी संगठन मंत्री रहे थे। जब मिलना हुआ या उससे पहले मिलना हुआ? ऐसा कि जब वो पहली बार पंजाब और हरियाणा, हिमाचल तीनों के इंचार्ज थे, प्रभारी थे, और उनका घर जो निवास था वो पंचकूला में था, तब उनके दर्शन मैंने किए पहली बार। वही व्यक्तित्व, वही ऊर्जा, वही ओज, वही स्पष्ट था। आज से 30 साल पहले भी थी और आज भी उनके जीवन में झलकती है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इंजन के रूप में काम करता है और हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देके साथ चला लेता है। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा, जो मैं समझता हूं कि उनका जो चुंबकीय व्यक्तित्व है, मानवीय सोच है, कार्यकर्ता के दिल को पढ़ते हैं, देश के नागरिकों के दर्द को अपना दर्द मानते हैं। गरीबी कैसे समाप्त की जाए, ये उन्होंने पुस्तक नहीं पढ़ी है, ये उन्होंने जी है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर किसी को समझना है तो मोदी जी को समझना है तो आपको 2014 से 2023 या 24 तक, कल तक की उनके कार्यों को समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहले भाषण में गरीब के घर पे शौचालय की चिंता करता है, गरीब के बैंक अकाउंट की चिंता करते हैं, प्रधानमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से बोल रहे हैं, तो आदरणीय मोदी जी के मुंह से
गरीब की मेडिकल इंश्योरेंस कैसे हो, गरीब की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कैसे हो, कम दाम में भी हो और वो सुरक्षित भी हो, और वो कैसे आगे बढ़ सके। आप उनकी सभी योजनाओं को अगर एक केंद्र पर टिकाएंगे, तो मैं अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की देश के गरीबों के प्रति कमिटमेंट को एक स्क्रीन पर लाऊं, तो एक गरीब का मकान जो है वहां से शुरू करिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान दिए, 10 करोड़ गरीबों के घर पे रसोई गैस पहुंचाया, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर पे शौचालय बनाए, 14 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर पे पीने का पानी नल से पहुंचाया। आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, लगभग 60 करोड़ से 80 करोड़ की जनसंख्या है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नीतियों से इंपावर्ड किया है। सर, 60 करोड़ गरीबों के अकाउंट खुलना ये छोटी बात नहीं है। सर, आप तो इंपावर्ड कर रहे हैं, इतना कुछ हुआ, लोकसभा चुनाव में एक भ्रम फैलाया गया आरक्षण का और संविधान खतरे में, क्या आपको लगता है उसके कारण नुकसान हुआ? और अभी भी अम्बेडकर, देखिए, गरीब के जीवन में अगर परिवर्तन लाने का काम किसी ने किया है तो देश की आजादी के बाद वो भगीरथी कार्य, समृद्धि की गंगा गरीब के घर पहुंचाने का कार्य, गरीब को एम्पावर्ड करने का काम वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। साहब, 80 करोड़ गरीबों के घर पे अनाज, मोदी जी की पहुंच देखिए। मैं एक बात आपको कहता हूं, 250 करोड़ कोविड के इंजेक्शन फ्री लगे हैं, और एक भी इंजेक्शन ऐसा नहीं है जो काउंट नहीं हुआ, और किसको लगा है उसका रिकॉर्ड नहीं बना, और जिसको लगा है उसके मोबाइल पे उसका सर्टिफिकेट नहीं आया। तरुण जी, इतना कुछ कर दिया, उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आने चाहिए, आपको लगता है कि ऐसा देश के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं कुछ तो बोलती हैं कि दे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कुछ किसी टूल किट का हिस्सा बनते, कुछ भ्रम पैदा करने में लगे। आप सोचिए, भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती थी, कभी 14वें नंबर, कभी 15 नंबर, कभी 13वें नंबर पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पल पल का प्रयोग करके, मेहनत की प्रकाष्ठा करते हुए, खुद तिल तिल एक ज्योत रूप में जले, और उस रोशनी से देश के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। और आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, ऐसे ग्रेट ब्रिटेन को पिछाड़ कर आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। जो हमें लूट के अंग्रेज ले गए, उन अंग्रेजों को हमने पछाड़ दिया, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को पछाड़ दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि भारत को विश्व की 3री आर्थिक महाशक्ति बनाना है। मोदी जी लक्ष्य लेके चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार, या टूल किट गैंग जिसकी बात कर रहे हैं आप, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं, वो लगातार भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही है, भारत में जातिगत वैमनस्यता फैलाने की बात कर रही है। चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे सीए एनआरसी वाला बिल आया था, चाहे किसान बिल आया था, अभी भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। मतलब जो तोड़ने की, भारत को तोड़ने, आप देखिए, एक नारे लगाता है व्यक्ति, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उस व्यक्ति को मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंच जाते हैं अगले दिन। मैंने उससे पूछा था, क्या रिश्ता है आपका? लेकिन आज तो रिश्ता स्पष्ट हो गया। वो 2024 का लोकसभा का प्रत्याशी था कांग्रेस पार्टी का। यानी जिनके सपनों में भारत को तोड़ने की बात है, जिनके मुख में भारत के खिलाफ विष है, वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का
संख्या बल से पतन तो स्पष्ट दिखता है कि 400 सीटें जीतने वाले आज 40 पर आए हैं। उनकी सत्ता लिप्सा भी दिखती है, उनका भ्रष्टाचारिक पतन भी दिखता है, इंस्टीट्यूशनल करप्शन भी दिखती है, अब इंस्टीट्यूशनल झूठ भी दिखता है। लेकिन मैं समझता हूं नैतिक पतन जो कांग्रेस का हुआ है, कि जो कांग्रेस मुस्लिम लीग के सामने खड़ी हुई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, वो कांग्रेस का नेतृत्व आज केरल में सीट जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी का झंडा और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में और जमात इस्लामी के कार्यालय में सरेंडर कर देता है। मैं समझता हूं ये नैतिक पतन है, ये नैतिक हार है कांग्रेस कि आप सत्ता के लालच में, अरे हम भी विपक्ष में थे, मैं 3 पीढ़ियों का कार्य करता हूं साहब। मेरे दादाजी पार्टी का काम करते, मेरे पिताजी पार्टी का काम करते थे, सत्ता कभी सोची नहीं थी और सत्ता के लिए तब भी काम नहीं करते थे। तरुण जी, एक सवाल आपके जीवन से जुड़ा हुआ है कि आप राजनीति में कैसे आए? मतलब आपने कहा 3 पीढ़ी के हम कार्यकर्ता हैं, तो पिताजी पहले राजनीति में थे, जनसंघ के कार्यकर्ता थे, कैसे आप आए? ऐसा है भैया, राजनीति, जिस राजनीति को आप राजनीति कहते हैं, कि कोई एमएलए, एमपी, एमसी, मेरे पिताजी पार्टी के वर्कर थे, एक वार्ड के उपाध्यक्ष थे, एक बूथ के इंचार्ज थे और पार्टी के वो सबसे डिफिकल्ट बूथ के लिए काम करते थे। कौन सा था आपका बूथ सर? मेरा अमृतसर में 1 नंबर बूथ था और तब कोई हमें सीरियस लेता ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। आप कैसे जुड़े सर विद्यार्थी परिषद से? मैं तो पिताजी के साथ संघ की शाखा में जाता था और संघ की शाखा में मैं एक कॉलेज विद्यार्थी शाखा, सायम शाखा और उसके बाद कॉलेज प्रभात शाखा लगाता रहा। एक नगर कार्यालय तक विद्यार्थियों की जिम्मेवारी मेरे पास रही। आईटीसी और संघ का मैंने ओटीसी प्रथम वर्ष किया, द्वितीय वर्ष किया, तृतीय वर्ष किया। संघ तो व्यक्ति निर्माण की एक संस्था है सर। नहीं भाई साहब, संघ केवल व्यक्ति निर्माण की संस्था ही नहीं है। संघ भारत के निर्माण के लिए तपस्या करने वालों का संगठन है। तिल तिल अपने आप को गलाकर राष्ट्र हित के लिए तपने वाले लोगों का संगठन है। संघ के प्रचारकों का जब जीवन देखते हैं तो समझ आता है कि हाईएस्ट पढ़े हुए लोग, वेल क्वालिफाइड, अच्छे परिवारों से निकले हुए लोग अपना घर बार, अपना आराम, अपना ऐश्वर्य, अपना परिवार, अपना व्यक्तिगत जीवन पीछे छोड़ाते हैं और राष्ट्र हित में अपने आप को एक दीपक की तरह जलने के लिए प्रस्तुत करते हैं कि मेरा जीवन रोशनी देगा। और आज जितना बड़ा परिवर्तन आया है, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार साहब से लेकर अगर ये 100 साल की यात्रा आप देखें, संघ ने राष्ट्र के लिए बात करने वाले, राष्ट्र के लिए मरने वाले, राष्ट्र के लिए काम करने वाले, ये देश मेरा है, ये मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्म भूमि है, इसके लिए मैं सब कुछ निछावर करूंगा और यहाँ के महापुरुष मेरे महापुरुष हैं, यहाँ की संस्कृति मेरी संस्कृति है। ऐसे करोड़ों लोग पैदा कर दिए। एक क्रांति है संघ। संघ एक सोच है, संघ विचार है, संघ एक तपस्या है। सर आप नगर कारवां रहे, आपने बताया जैसे, तो उस दौर में तो बड़ा मुश्किल होता था संघ की शाखाएं लगाना, क्योंकि हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से के आसपास तो पाबंदी भी लगी थी संघ पर, आपातकाल के आसपास। आपातकाल में मैं बहुत छोटा था, हमारे पिताजी काम करते थे, लेकिन जब वो हमको कहते थे कि ये थैला फलानी जगह पहुंचा के आना, तो हमें नहीं पता होता था इस थैले में क्या है।
मैं तो 5-6 साल का था, लेकिन मेरे को याद है मेरे पिताजी बहुत सक्रिय थे उस समय। पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा था, तो आंदोलन में जाने वाले कार्यकर्ताओं को संरक्षण देना, उनको अपने घरों में रखना, उनके परिवारों की बाद में चिंता करना बहुत बड़ा काम था। मैंने वो देखा है अपनी आंखों से। मैंने संघ की शाखाओं पर हमले होते देखे हैं। कोई ऐसा किस्सा सर जो आपको याद आता हो जहन में बार बार कभी कि अविस्मरणीय हो कि आप शाखा लगा रहे हो, ऐसे कोई? ऐसे कि कई बातें हैं जो कैमरे के सामने नहीं की जा सकती, लेकिन जब मोगा में संघ की शाखा पर हमला हुआ, दर्जनों स्वयंसेवकों की शहादत हो गई। मैं बहुत छोटा था, अभी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन मेरे लिए वो दिन बड़ा, क्योंकि संघ की शाखा भारत माता की जय, तन समर्पित मन समर्पित, ये राष्ट्र तुझको और भी कुछ करूं समर्पित, ऐसा गीत गाने वालों पर हमला क्यों हुआ? लेकिन आप हैरान होंगे, मोगा के उस संघ स्थान पर जहां स्वयंसेवकों को हत्या की गई, शहादत हुई, उस संघ स्थान पर भी अगले दिन वहां शाखा लगी। उस संघ स्थान की मिट्टी स्वयंसेवकों के खून से रंगी हुई थी, लाशें घरों में पड़ी थी, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने अगले दिन भी वहां शाखा लगाई। ये जो कमिटमेंट है विचार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मैं समझता हूं ये आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, किसी संस्था में नहीं मिलेगी। ये अगर कमिटमेंट है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर है। सर आपने भी वो कमिटमेंट वहीं से सीखा, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ जब भी आप एक्टिव रहते हैं, जम्मू कश्मीर में थे, चाहे कर्नाटक में थे, जहाँ भी आप प्रभारी रहे, 24/7 भगते दौड़ते रहते हैं और हमेशा ही एक्टिव रहते हैं और कार्यकर्ताओं का फोन भी खुद उठाते हैं। ऐसा कि आप, क्योंकि मैंने तीनों संगठनों में काम भी किया और आज मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मुझे गर्व है इस बात पर कि मैंने संघ से बहुत कुछ सीखा है, मैंने विद्यार्थी परिषद से बहुत कुछ सीखा है। और संघ तो जो स्वयंसेवक हैं उनके लिए तो है ही, जो स्वयंसेवक नहीं है उनके लिए भी मार्गदर्शक है। बट पीपल आर सेइंग वन स्वयंसेवक इज ऑलवेज स्वयंसेवक। एक बार ध्वज प्रणाम किया तो हमेशा स्वयंसेवक हो गया, ये भी सर एक थ्योरी चलती है। ऐसे साहब, हमने तो 3 पीढ़ी पहले ध्वज प्रणाम किया था, आज 4थी पीढ़ी मेरे घर में है। मेरा बेटा है तो वो भी आज स्वयंसेवक है। वो भी शाखा में जाते हैं आपके? हाँ बिल्कुल, संघ हमारी कमिटमेंट है। तरुण सूद साहब, आप जेल भी गए विद्यार्थी परिषद जीवन में, सुना है बहुत आंदोलन हुआ था। हाँ, मैंने कैपिटेशन फीस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था पंजाब में, और विद्यार्थी परिषद के उस आंदोलन में भूख हड़ताल, जेल यात्राएं, आंदोलन, ये तो भाई साहब कोई हमें सीरियस लेता ही नहीं था, पार्टी को, हमारे संगठन को। ये तो हमारे से पहले जो 2 पीढ़ियों ने तपस्या की है, बड़े बड़े अधिकारियों ने जो तपस्या की है, उस तपस्या का परिणाम है। सर 2 से आज अटल जी का शताब्दी समारोह चल रहा है, 2 से आप इतनी बड़ी मेजोरिटी में पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है संघर्ष तो है ही। बहुत बड़ा संघर्ष है, और संघर्ष एक दिन का नहीं है, पूरे 10 दशकों का संघर्ष है, प्रतिबंधों का संघर्ष है, प्रतिबंध लगे उसका संघर्ष है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है निरंतरता। निरंतरता जो संघ ने है,
एक ही काम पिछले 100 साल से कर रहे हैं, शाखा शाखा शाखा, और उस शाखा में से, उस बीज में से कितना बड़ा पेड़ निकले। तो जी मैंने संघ में एक अनुशासन देखा है, पदवेश भी क्रमबद्ध खोलते हैं, तो आपको वहां के अनुशासन से कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ। संघ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। संघ से तो बहुत कुछ सीखा भैया। मैंने विद्यार्थी परिषद में भी काम किया है, मेरे को मौका मिला है। मैंने किसकी जिम्मेदारी पे है सर विद्यार्थी परिषद, मैंने तो कॉलेज से काम शुरू किया था और वहां से काम करते करते मेरे को मौका मिला, मतलब कॉलेज के इकाई अध्यक्ष? हाँ, और जिला मंत्री तक रहा, जिला मंत्री से प्रदेश सह मंत्री रहा। और युवा मोर्चा में कब काम? युवा मोर्चा में मैं तो अपनी लाइफ में 89 में जब लोकसभा इलेक्शन था, जी सर, तो मैं तब पहली बार पोलिंग स्टेशन पे बैठा था। मैं 18 साल का हुआ था। अच्छा, तो 18 साल में लोग वोट ही देते हैं? पोलिंग स्टेशन में बैठने के पीछे की कहानी ये नहीं है कि मेरे को पोलिंग स्टेशन पे बैठना है। आज तो लोग बूथ इंचार्ज, ये उस समय मैं देखता था कि जब चुनाव होते थे तो चुनाव वाले दिन, पोलिंग वाले दिन, जब पोलिंग खत्म होती थी, हमारे पिताजी घर आते थे तो जगह जगह पर चोटें लगी होती थी। यानी पोलिंग स्टेशन पर बैठने का मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग स्टेशन पर बैठने वाले कार्यकर्ता को पीटा जाएगा। अच्छा, डराया जाएगा, और जो आखिर तक बैठेगा वो मार खाएगा, और तो आपके पास चारा ही नहीं है। तो मैंने कहा भी अगर मार ही खानी है तो पिताजी को खाएं, हम खाएंगे। अच्छा। और 89 का मेरे को याद है, मैं बूथ पर बैठा था। संघर्ष तो उस दिन भी बहुत हुआ। उसी बूथ पे जो बता रहे थे पिताजी वाला? जहाँ पिताजी वाला बूथ था वहीं बैठे, और संघर्ष तो उस दिन भी हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं। लेकिन 1989 में एक बूथ इंचार्ज था, बूथ इंचार्ज मंडल में काम किया। उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष बना युवा मोर्चा का, प्रदेश महामंत्री बना युवा मोर्चा का, प्रदेश अध्यक्ष बना युवा मोर्चा का, राष्ट्रीय कार्य समिति में रहा युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी का भी जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, अभी राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेवारी। ये सभी जिम्मेवारियां हैं। पार्टी ने आपको काम दिया है, निरंतर करते रहना है। तरुण जी, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महामंत्री तक आप बन गए। बड़ा दिलचस्प आपकी जर्नी आपने बताई हमारे दर्शकों को। आप जब दिल्ली आए, लुटियंस में आए पहली बार, अमृतसर से, पंजाब से, हाँ, मेरे को राष्ट्रीय मंत्री के नाते अंडमान निकोबार, दिल्ली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने दी थी। और हमने बेखूब अपनी जितनी समर्थ है, जितनी बुद्धि है, जितनी शक्ति भगवान ने दी है, उस शक्ति के साथ हमने सर क्या परिवर्तन आया? आपके पास का ही राज्य हरियाणा, वहां पे लिंगानुपात का बड़ा समस्या थी। और ऐसा कि मेरे को याद है, ये 22 जनवरी 2015 का दिन था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के काम की शुरुआत खुद, भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा अनुपात में फर्क था वो हरियाणा में करनाल था। उन्होंने खुद जाकर वहां सभा की और इस लड़ाई की शुरुआत की। और आज मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटियों के अनुपात को हमने ठीक किया है, बेटी मारने वाली सोच को ठीक किया है, लोगों को एजुकेट किया है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने आज आर्मी में कमीशन्ड महिलाएं हो सकती हैं, बेटियां हो सकती हैं, आज ऑफिसर बन सकती हैं, आज सुरक्षा बलों में बेटियों के लिए आरक्षण है, आप पंचायत में आरक्षण है, नगर पालिका में, नगर निगमों में आरक्षण है। अब मोदी जी ने मां को वंदन करते हुए
भारत की माओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का बिल भी पास किया है। मैं समझता हूं ये यात्रा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मोदी जी ने शुरू की थी, और बेटी बढ़ाओ, बेटी इंपावर्ड करो, बेटी के हाथ में शक्ति दो। देश की बेटी बढ़ेगी तो भारत बढ़ेगा। इस कल्पना को, इस मंत्र को मोदी जी ने पूरा करके दिखाया। कहाँ चुनौतियां? ऐसा कि मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात शुरू की है, ये जन जन का मंत्र बनना है। मैं पंजाब, मैं दिल्ली, मैं हरियाणा, मैं भारत। ये सोच एक भारत श्रेष्ठ भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है, और उसकी शुरुआत, क्योंकि ये लंबा काम चलने वाला है। मैं सबसे पहले भारतीय हूं। ये सोच हम लोगों के अंदर जो लाने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रम शुरू किया, चाहे वो उसका माध्यम शहीदों की मिट्टी को माथे पे लगाने का हो, चाहे उसका माध्यम एक भारत श्रेष्ठ भारत की दौड़ हो, चाहे उसका माध्यम देश के अंदर जन जागरण हो, ये क्रम अब रुकेगा नहीं। आई एम इंडिया, इंडिया फर्स्ट। ये 140 करोड़ भारतीयों का मंत्र बनना चाहिए। ये 140 करोड़ भारतीयों का लक्ष्य बनना चाहिए कि देश बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा। और उन्हें इटली ही अच्छा लगता है। तब वो कन्हैया कुमार की दोस्ती को छोड़ेंगे। इसलिए अंग्रेजों की सोच डिवाइड एंड रूल को लागू करना चाहते हैं। किसी जॉर्ज सोरेस की टूल किट का हिस्सा बनते हैं। ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भारत है। पूरी कांग्रेस पार्टी सर अंबेडकर पे बवाल काट रही है। आपके पास एससी मोर्चा के प्रभारी भी हैं आप, और जो आज हाथ में इधर उधर घूम रहे हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आजादी से पहले भी अपमानित किया, आजादी के बाद भी अपमानित किया। वो मंत्री ना बने, उनका नाम ही नहीं भेजा। अगर वो मंत्री बन गए, केवल अपमान ही नहीं, अगर वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, वहां भी अपमानित किया। नेहरू जी के मन की ईर्ष्या तब समझ आती है, कुंठा समझ आती है कि
लेडी इरविन को पत्र लिख रहे हैं, उनके जाने पर टिप्पणियां कर रहे हैं। और कितना बड़ा दलित विरोधी चेहरा था कि नेहरू जी ने मुख्यमंत्री को आरक्षण पर पत्र लिखा। कई बार मन आता है मैं पूछूं, आपके माध्यम से पूछूं, अंबेडकर जी का अपमान करने वाले, उनको चुनाव हरवाने वाले नेहरू ने ले लिया, जिनको चुनाव लड़ा उनको आपने दे दिया। जिसने देश का संविधान बनाया उसको आपने भारत रत्न नहीं दिया। 1990 में गठबंधन की सरकार आई, भाजपा गठबंधन की, उसने भारत रत्न दिया। यहां तक कि सदन के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र आपने लगने नहीं दिया। अरे चित्र छोड़िए, भारत रत्न तो छोड़िए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देह छोड़ दी, दिल्ली में छोड़ी। कितना ईर्ष्या थी, कितना विरोध था उनके मन में डॉक्टर साहब के बारे में। क्योंकि नेहरू नहीं चाहते हैं कि उनका संस्कार यहां हो। 50-50 एकड़ में श्रद्धांजलि स्थल बने और 4 गज जमीन नहीं मिली। 4 गज जमीन भारत रत्न आपने नहीं दिया, जगह जगह पर विरोध किया। राहुल गांधी जी, आप वंचितों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, सदन का रिकॉर्ड निकालिए, आप सांसद हैं। आपके पिता श्री राजीव गांधी ने खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर वंचितों के अधिकार के लिए, आरक्षण के खिलाफ, वंचितों के अधिकार को छीनने के लिए आपने भाषण दिया था। तो कहते बीजेपी आरक्षण खत्म करने जा रही है। मैं कहता हूं आप तो निकालिए ना, पूरे लोकसभा चुनाव में सरकार। ऐसा है कि लोकसभा की कार्रवाई तो सुरक्षित रखी जाती है, लोकसभा चुनाव के अंदर ये नैरेटिव फैलाया वो निकालनी चाहिए। पता लगेगा आपको कि राजीव गांधी जी ने 1990 सितंबर अक्टूबर के अंदर सदन में खड़े होकर आरक्षण का विरोध किया। इनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने आरक्षण की फाइलों को रोक के रखा। बार बार अपमान किया, देश कभी भूल नहीं सकता। और मुस्लिम समाज को समझ आना शुरू हुआ है कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, ये वीर बाल दिवस क्या है और सिख समाज के लिए लगातार पीएम मोदी काम कर रहे हैं और आप उसके राष्ट्रीय संयोजक भी, क्या करने जा रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेंगे देश भर में? ऐसा कि देश के अंदर बाल दिवस वीरतापूर्ण जीवन शैली पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की परिस्थिति को देखते हुए 2 साहिबजादों की शहादत वाला दिन यानी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। उन दोनों ने देश की धर्म की रक्षा के लिए वीरतापूर्ण शौर्यपूर्ण शहादत दी। वो इस्लाम स्वीकार कर सकते थे। सरहंद का नवाब उन्हें कह रहा था कि आप इस्लाम स्वीकार करिए, आपको दौलत भी देंगे, शोहरत भी देंगे, राज्य भी देंगे। लेकिन उन दोनों बालकों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। शहादत का जाम
माथे पे लगाया, बलिदान दिया, सर झुकाया नहीं। इसलिए उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनका साहस, उनकी कमिटमेंट, उनका दृढ़ निश्चय देश के बालकों के अंदर जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा की है और आज पूरे देश के अंदर कल 26 तारीख को पूरे देश में वीर बाल दिवस बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा और वो हमें प्रेरणा देगा। आज भी पंजाब के अंदर इस सप्ताह माएं जमीन पर सोती है, मीठा नहीं बनता है। साहिबजादियों की शहादत बहुत बड़ी शहादत है, अतुलनीय शहादत है, अनमैच्ड, कहीं इसका मैच ही नहीं हो सकता ऐसी शहादत। सर एक बात बताइए कि जम्मू कश्मीर के आप प्रभारी रहे, तो क्या कोई ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव आया तो उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि ये रेफरेंडम है, तो जम्मू कश्मीर की जनता ने 1,46,000 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को देकर बता दिया। और भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीती है। ये बहुत बड़ा मार्का है। निश्चित रूप से हमारी कमिटमेंट कंफर्मेशन है अपने एजेंडे पर। हम अपने एजेंडे पर अडिग हैं कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर हम काम करते रहें, उस पर काम करते रहेंगे। क्या एक भव्य आयोजन हुआ, उसके बाद विपक्ष को क्या लगता है, पछता नहीं इस तरह के आयोजन? भारत की वीर सेना अपनी शौर्य से सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, पाकिस्तान धराशायी होता है। पाकिस्तान की सेना मुंह छिपाती है, लेकिन भारत की कांग्रेस पार्टी प्रश्न पूछती है, अपनी सेना से ही वीरता के ऊपर संदेह करती है, उनके शौर्य पर संदेह करती है। सर लास्ट 5 रैपिड फायर है, एक लाइन में आपको जवाब देना है। आप अपना आइडियल आदर्श किसे मानते हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे लिए आदर्श हैं कि किस तरह अपने जीवन के पल पल को राष्ट्र को समर्पित किया जा सकता है। फिर भी कुछ एक डिश, दाल रोटी खाते हैं। दाल रोटी आपकी फेवरेट डिश है? दाल क्या रोटी। कुछ और है? घूमना कहाँ पसंद है सर आपको? घूमना हरिद्वार अच्छा लगता है, डलहौजी अच्छा लगता है, ऋषिकेश अच्छा लगता है। आपकी हॉबी क्या है सर? हॉबी मतलब खेलना, पढ़ना। अच्छा पढ़ना आपकी? पढ़ना, और आजकल तो यूट्यूब आई है, उसको सुनना। अच्छा, पुस्तकें कौन सी पढ़ते हैं सर? ऐसा है आजकल तो मटेरियल इतना आता है कि सरकार ने इतने काम किए हैं, जब वो पेपर्स आते हैं उनको पढ़ना, बायोग्राफीज पढ़ना, देश के बड़े बड़े विचारकों का देश के प्रति दृष्टिकोण समझना, उसको पढ़ना। मैं समझता हूं कि आज की इस जीवन शैली में यही बहुत बड़ा समय है। सर एक अंतिम सवाल है, दिल्ली की सीएम है आतिशी, वो आरोप लगा रही है कि और पैसे बांटकर केजरीवाल को चुनाव कराना चाहते हैं। उन्हें अपना चेहरा शीशे में दिख रहा है। सामने दिखती हुई करारी हार को देखते हुए केजरीवाल सब कोई बयान देते हैं, आतिशी कोई बयान दे रही है। दोनों सेफ रूट ढूंढ रहे हैं कि हम हारे तो क्यों हारे। ग्यारह साल आप प्रश्न उठाते रहे, जबकि आपकी ड्यूटी प्रश्नों का उत्तर देने की थी। आज भी आप प्रश्न उठा रहे हैं, हिसाब देने का वक्त आया है।
दिल्ली के अंदर पानी संकट क्यों है? दिल्ली के लिए आपने क्या किया? मां यमुना की डिप एंड सिप की योजना कब पूरी होगी? दिल्ली की महिलाओं के लिए आपने क्या किया? केजरीवाल साहब, झूठे वादे, झूठी बातें अब नहीं चलेंगे, अब नहीं चलेंगे। गरीब के लिए क्या किया बताइए तो सही। प्रधानमंत्री जी के हर योजना का डिंगा आपने डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई। परिणाम यह हुआ कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा वो आपने मोहल्ला क्लिनिक में खत्म कर दिया। दिल्ली के अंदर नए हॉस्पिटल्स बने, मेडिकल कॉलेजेस बने, दिल्ली आगे बढ़ सके। लेकिन गरीब की झोंपड़ी पक्की नहीं की। खुद तो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि मैं आम आदमी हूं। यही वही है जो कल तक कहते थे गाड़ी घोड़ा नहीं लूंगा, तनख्वाह नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, माफिया से दोस्ती नहीं करूंगा। आज सारे काम, सिक्योरिटी भी दो प्रदेशों की है, आज सारे वो काम जो मैं नहीं करूंगा वो करके दिखाए हैं। अब जनता उसका करारी सजा देने वाली। क्या आपको लगता है मेरा उनसे एक ही प्रश्न है, लेकिन जनता जनार्दन है। बहुत हुए केजरीवाल, और अब तो न्यायालय कह चुका है कि केजरीवाल साहब एज ए प्राइम एफेसी, केजरीवाल साहब करप्ट हैं और आपकी पार्टी भी करप्ट है, ये न्यायालय कहता है। उसके बाद भी आप नैतिकता का ढोंग कर रहे हैं। जब न्यायालय कह रहा है कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस में नहीं जा सकते, ये कैसे लग सकते? आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। यहां भी झूठ। आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ हमले भी बहुत हो रहे हैं। ऐसा है कि जहां पिछले लगभग 15-20 दिनों में 8 बम धमाके पुलिस स्टेशन के अंदर हुए। पुलिस का मोरल गिर रहा। ऑस्ट्रेलिया गए। ऐसी स्थिति में पंजाब चल रहा जहां माफिया धन दना रहा। पंजाब वाले मुख्यमंत्री, ये तो भगवंत मान साहब के सहयोगी ही बता सकते हैं। आप आम आदमी पार्टी वालों से पूछो। एक बार ना मेरी उनकी सीट साथ थी, ना मेरा कोई व्यक्तिगत तजुर्बा है। नहीं, पर लोग तो बताते हैं। लेकिन उनके साथी कहते थे, उनके संसद के साथी कहते थे, जिनकी सीट उनके साथ, दिन में ले लेते थे मतलब, वो कहते थे, उनके साथी कहते थे। अच्छा, आप क्या सुझाव देंगे उनको? दिन में नहीं लेनी चाहिए? मेरा तो उनको सुझाव है कि पंजाब की चिंता करनी चाहिए। पंजाब की चिंता करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे। माफियाइज्म बड़ा है, किलिंग्स हो रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, रंगदारी कलेक्ट हो रही है। ये सभी उपहार भगवंत मान जी की सरकार बनने के बाद पंजाब में आए हैं। इससे पंजाब को बचाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको दिल्ली अब दूर नहीं, कमल खिलेगा। मेरे को लगता है कि दिल्ली की जनता ने मन बनाया है, बदलाव चाहती है, और बदलाव भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग साहब। इस पॉडकास्ट में हमसे खास बातचीत की, इनके जीवन से जुड़े किस्से बताए, किस तरह से संघर्ष किया ये बताया,
और दिल्ली में इनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर से कमल खिलेगा। इन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे और जम्मू कश्मीर में पहले से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला की पार्टी से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के अंदर पड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इसलिए पसंद किया, धारा 370 हटाई, कश्मीर में अमन और चैन और शांति कायम हुई। और इन्होंने तमाम विषयों पे हमसे बात की और इन्होंने बताया कि अंबेडकर का नाम सिर्फ गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी यूज करती है। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी के लिए काम किया और दलित समाज के लिए काम किया। जीतेश जेठामलानी, दिल्ली, राजस्थान।